हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। फेयर ट्रायल होता है इंडिया के अंदर एक एक्विजिटोरियल सिस्टम है जिसको हमने फॉलो किया हुआ है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन है वो एलिगेशंस लगाता है अक्यूज पर्सन पर एंड अक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना डिफेंस कर सके। बट सबसे पहला जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किस पर होता है? हमेशा क्रिमिनल केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। वो प्रूफ करेगा गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, बट अक्यूज पर्सन को सिर्फ अपना एक प्रिजम्पशन प्रूफ करनी है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं करा। अगर वो एक प्रिजम्पशन भी प्रूफ कर देता है कोर्ट के अंदर तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा। मतलब जो अक्यूज पर्सन है उसको अपना केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्यूज पर्सन है वो अपना अगर एक दो पॉइंट भी अगर प्रूव कर देता है कि मैं वहाँ पर नहीं था या मेरे पास कोई मोटिव नहीं था, कोई भी एक एसेंशियल अगर वो लैक दिखा देता है अपने केस के अंदर तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा। अब एक्विजिटोरियल सिस्टम के साथ साथ हमारे जो कोर्ट है उसका भी एक एक्टिव रोल है। बट इनिशियली कोर्ट जो था वो एक तरीके से एम्पायर का काम करता था, एम्पायर का रोल प्ले करता था इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी बात रखते थे, जो डिफेंस काउंसिल है, जो अक्यूज का जो प्लीडर था वो अपनी बात रखता है। एंड जो कोर्ट है वो एक तरीके से एम्पायर की तरह कि ये क्या कह रहे हैं और अपना डिसीजन दे रहे हैं। मतलब कोर्ट अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करती थी। कोर्ट का एक तरीके से पैसिव रोल था, एक्टिव रोल नहीं था। बट धीरे धीरे कोर्ट का एक्टिव रोल होने लगा। ये कैसे हुआ? कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आई और लेजिस्लेटिव ने अमेंडमेंट्स करा, तो इस तरीके से कोर्ट का भी अब एक्टिव रोल होने लगा। अब कोर्ट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उनका ट्रायल के अंदर। वो उनका एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है ये इंश्योर करने की कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए। ट्रायल फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करती रहती है कोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेक्शन 190 ऑफ CRPC। ये बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, कि जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये स्पेसिफिकली एम्पावर्ड है कोई भी कॉग्निजेंस लेने के लिए अगर वो लेना चाहते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो तभी एलिजिबल होगा, तभी कॉम्पिटेंट होगा अगर CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको एम्पावर करा है ऐसा कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब जो कॉग्निजेंस है मजिस्ट्रेट वो कैसे ले सकता है? कंप्लेंट पे ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है एंड सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है किसी भी मैटर के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 228 एंड 240। जो ये सेक्शंस हैं इसके अंदर क्या है कि जो कोर्ट है वही चार्ज फ्रेम करती है, प्रोसिक्यूशन चार्ज फ्रेम नहीं करती है। प्रोसिक्यूशन अपना केस पुट फोर्थ रखती है कोर्ट के सामने एंड कोर्ट एविडेंसेस एंड जो भी फैक्ट्स हैं केस के वो सारे देख के फिर चार्जेस फ्रेम करेगी। तो ये कोर्ट के हाथ में है कि वो सारी हियरिंग को सुन के चार्जेस फ्रेम करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 321। सेक्शन 321 कहता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकील होता है जो विक्टिम की तरफ से केस लड़ रहा होता है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, वो अगर विड्रॉल करना चाहता है केस से तो वो विड्रॉल भी कर सकता है किसी एक ऑफेंस के लिए या किसी एक चार्ज के लिए, या फिर किसी अगर बहुत सारे अक्यूज हैं तो सिर्फ एक अक्यूज्ड के लिए। अगर प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता है कि किसी एक, ये जो बहुत सारे अक्यूज पर्सन है इसमें से किसी एक ने ऑफेंस नहीं किया है तो वो उस एक पर्सन के लिए विड्रॉल कर लेगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। बट जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है वो अपने आप नहीं कर सकता, वो कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कोर्ट जो है उस गवर्नमेंट की परमिशन मांगेगी कि आप गवर्नमेंट की परमिशन दिखाइए। अगर प्रोसिक्यूशन ने गवर्नमेंट की परमिशन ली हुई होगी, गवर्नमेंट भी कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली हुई होगी, तभी आपको विड्रॉल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एंड प्लस जो कोर्ट है वो अपना माइंड भी यूज़ करेगी यहाँ पर। अगर प्रोसिक्यूशन ने विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ या विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड अगर
विड्रॉल मांगा है तो कोर्ट उनको विड्रॉ नहीं करने देगी एंड कोर्ट कहेगी कोई रीजनेबल प्रोसिक्यूशन को भी अपना माइंड अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन को बोला है कि आप विड्रॉल करें केस से, तो सीधा प्रोसिक्यूशन विड्रॉल की एप्लीकेशन नहीं डालेगी, प्रोसिक्यूशन को अपना माइंड अप्लाई करना है एंड कोर्ट को भी अपना माइंड अप्लाई करेगी। कोर्ट चेक करेगी कि यहाँ पे जेन्युइन केस बनता है विड्रॉल का, प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा माइंड अप्लाई करा है नहीं करा, यहाँ पे कोई और ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता था इसके अंदर विड्रॉल के अलावा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है वो फाइंड आउट करेगी विड्रॉल देने से पहले। नेक्स्ट है सेक्शन 320, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं, बट जो पार्टीज़ हैं वो आपस में खुद ही कंपाउंड नहीं कर सकती उन ऑफेंसेस को। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोर्ट की परमिशन चाहिए। विदाउट कोर्ट की परमिशन हम उस ऑफेंसेस के लिए कंपाउंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 311। सेक्शन 311 कहता है कि अगर कोर्ट चाहती है कि वो किसी भी कोई एक बहुत मटेरियल विटनेस है उसको अगर वो समन करना चाहती है, उसको एग्जामिन करना चाहती है, तो कोर्ट के पास ये पावर है। एंड कोई भी ऐसा कोई विटनेस है जिसको कोर्ट दोबारा से रिकॉल करना चाहती है और री एग्जामिन करना चाहती है तो वो कोर्ट कर सकती है, ये कोर्ट की पावर है। नेक्स्ट है सेक्शन 313। सेक्शन 313 के अंदर कोर्ट ने ये बोला है, मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट जो है वो अक्यूज पर्सन को एग्जामिन कर सकती है। कोर्ट जो है वो कुछ भी क्वेश्चंस उससे पूछ सकती है जो भी उसको सही लगते हैं कि ये पूछने के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कोर्ट एग्जामिन कर रही है अक्यूज पर्सन को, बट ओथ में एग्जामिन नहीं कर रही है। कोर्ट अपने आप जो भी उसको नेसेसरी क्वेश्चंस लगते हैं वो पूछ सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 229, 241 एंड 252। इन सेक्शंस के अंदर अगर अक्यूज पर्सन प्लीड गिल्टी करता है, वो कहता है कि हाँ मेरी गलती थी, वो बोलता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट करा है एंड पनिशमेंट कम करने के लिए अगर वो प्लीड गिल्टी कर रहा है, तो कोर्ट के पास ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस अक्यूज पर्सन की प्लीड गिल्टी को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो कोर्ट का ये पावर है, कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकती है एंड रिजेक्ट भी कर सकती है अक्यूज की प्ली गिल्टी को। नेक्स्ट एक चीज़ और रह गई है कि फेयर ट्रायल जो है वो कहाँ दिया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11 के अंदर। तो राइट टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग ये सीआरपीसी के अंदर भी इंक्लूडेड है एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो आर्टिकल 11 के अंदर है वो भी सीआरपीसी के अंदर इंक्लूडेड है। इट मीन्स जो हम इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर दिया हुआ है वो सेम है रिगार्डिंग फेयर ट्रायल। जो आर्टिकल 10 कह रहा है फेयर ट्रायल और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए, हमारे यहाँ पे भी पब्लिक हियरिंग होती है। पब्लिक हियरिंग मीन्स जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उनको एक्सेस मिलता है कोर्ट में जाने के लिए, हियरिंग सुनने के लिए, और काफ़ी हद तक हियरिंग्स की पब्लिकेशंस भी अलाउड है अगर कोर्ट की परमिशन के साथ वो होती है पब्लिकेशन तो। बट अदरवाइज़ विदाउट कोर्ट की परमिशन के आप उन हियरिंग को पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, इंडिया के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है उसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अक्यूज पर्सन तब तक इनोसेंट है जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता। तो इसीलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है। अक्यूज पर्सन को कुछ भी प्रूव नहीं करना, पहले प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि अक्यूज पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है या ये एसेंशियल्स, इस ऑफेंस के ये एसेंशियल्स प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट है जो फेयर ट्रायल के प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड हैं सीआरपीसी के अंदर, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट जज। सेक्शन 479 ये कहता है कि वो केसेस जहाँ पे जज और मजिस्ट्रेट का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पर्सनली इंटरेस्टेड है उस केस के अंदर, तो उन केस के अंदर वो ना केस का ट्रायल कर सकते हैं ना ही अपील को सुन सकते हैं। तो ये सही नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे, वो कॉम्पिटेंट नहीं है उसका ट्रायल करने के लिए। तो यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है राइट टू हैव एक्सपीडियस ट्रायल, कि एक्सपीडियस ट्रायल होने का राइट है अक्यूज पर्सन के पास, कि
जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको रिज्यूम कर सके। तो ये अक्यूज पर्सन का राइट है। इसीलिए बोला हो गया है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं क्रिमिनल लॉ की, हर इंक्वायरी और हर ट्रायल ये कंटिन्यू चलेगा डे टू डे बेसिस पे, जब तक सारे विटनेसेस का एविडेंस नहीं हो जाता। अगर कोई भी विटनेस प्रेजेंट है उस समय कोर्ट के अंदर, तो उसकी जो एग्जामिनेशन है वो उसी दिन होनी चाहिए, वो एडजॉर्न नहीं होना चाहिए। एडजॉर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी रीज़न के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपीडियस ट्रायल का जो राइट है अक्यूज्ड का, ये वॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट टू नो द एक्विजिशंस। जो एक्विजिशंस लगाए गए हैं अक्यूज पर्सन पर, जो जो चार्जेस लगाए गए हैं कि आपने ये ऑफेंस करा है, ये ऑफेंस करा है, ये अक्यूज पर्सन को क्लियरली स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। इसीलिए ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। वो अपना डिफेंस प्रिपेयर तभी कर पाएगा सही से जब उसको पता होगा कि मेरे ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं तो वो अपने आप को सही से डिफेंड नहीं कर पाएगा एंड ये अगेन फेयर ट्रायल के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट है रीजन्ड डिसीजन। जब भी कोर्ट डिसीजन देगी, जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, जब भी कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है, तो उसके अंदर हमेशा वो रीज़न देती है कोर्ट कि ये डिसीजन जो है वो इस रीज़न से लिया गया है, ये डिसीजन इस रीज़न से लिया गया है, या ये ऑर्डर पास करा है अगर सेंटेंस ज़्यादा दी है तो इस रीज़न से दिया है, अगर सेंटेंस कम दिया है तो इस रीज़न से दिया है, अगर डेथ सेंटेंस दी है तो कोर्ट उसमें भी रीज़न बताएगी। तो रीज़न डिसीजन भी एक तरीके का फेयर ट्रायल है कि अक्यूज पर्सन को रीज़न पता होना चाहिए कि उसको किस लिए ये पनिशमेंट मिल रही है, क्या रीज़न है इस डिसीजन के पीछे। नेक्स्ट है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन। जो अक्यूज पर्सन है उसको पर्सनली अटेंड होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। जितने भी एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में अक्यूज पर्सन की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, उसकी एब्सेंस में नहीं। सेक्शन 273 कहता है कि जो भी एविडेंस हैं ट्रायल के अंदर, जो भी ट्रायल चल रहा है, अदर प्रोसीडिंग चल रही है इस कोड के अंदर आई मीन सीआरपीसी के अंदर, तो वो अक्यूज की प्रेजेंस में ही होनी चाहिए। कि अक्यूज को पता होना चाहिए कि किस पर्सन ने उसके अगेंस्ट क्या कहा है, ट्रायल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके फेवर में जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। बट कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी है कि यहाँ पर अक्यूज अगर नहीं होगा तब भी चलेगा, या अगर अक्यूज होगा तो सोसाइटी की जो पीस है उसको हार्म होगा या दंगे हो जाएंगे अगर अक्यूज को लेके आए यहाँ पे अटेंडेंस सिक्योर कराने के लिए। तो इस रीज़न से, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, तो उन वजह से कोर्ट जो है अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकती है। वो कहेगी कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रहिए, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसके आगे प्रोसीड कर लेगी। अदरवाइज जो अक्यूज पर्सन है उसका प्लीडर तो होगा ही, डिफेंस काउंसिल, उसके सामने उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल है, वो होगा। नेक्स्ट है एट्रोफोइस एक्विट एंड एट्रोफोइस कॉन्विक्ट। कोई पर्सन अगर एक बार एक्विट हो गया है या एक बार कन्विक्ट हो गया है किसी एक ऑफेंस के लिए, तो उसको उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ना एक्विट किया जा सकता है ना कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक डबल चियोबाडी का जो राइट है ये दिया गया है कि एक पर्सन को आप दोबारा सज़ा नहीं दे सकते सेम ऑफेंस के लिए। आपको एक बार पनिशमेंट मिल गई ना तो दोबारा नहीं देंगे आप। तो ये भी एक तरीके से फेयर ट्रायल का ही एक कंपोनेंट है, फीचर है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर भी दिया गया है और सेक्शन 300 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 300 यही कहता है कि एक बार अगर एक ऑफेंस के लिए सपोज एक पर्सन ने थेफ्ट करा 500 रुपीज़ का और बी का थेफ्ट किया था, उसने 2016 के अंदर पनिशमेंट दिलवा दी उसको ट्रायल के दौरान, बट बी ने 2019 के अंदर दोबारा से सूट फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बार आपने उसको अक्विट करा दिया या कन्विक्ट करा दिया, उसके बाद दोबारा से उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। कोई भी विटनेस जो अक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस देने आ रहा है कोर्ट के अंदर, तो अक्यूज का ये राइट है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, उसको क्वेश्चंस पूछ सकता है उससे। तो ये प्लीडर करता है जनरली, उसका जो डिफेंस काउंसिल होता है ये वो क्वेश्चंस पूछेगा। एंड नेक्स्ट है
कि जो कोर्ट है वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए, जो भी ट्रायल होगा वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट टू बी ओपन। इट मीन्स जो भी ट्रायल होगा क्रिमिनल कोर्ट का, वो एक जो भी इंक्वायरी है, ट्रायल है, वो ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए। मीन्स जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो कोर्ट के अंदर आ सके, एक्सेस कर सके, वो सुन सके पब्लिक हियरिंग क्या चल रहा है, जनरली क्या कोर्ट सुन रही है, तो कन्वीनियंटली वहाँ पर आ जा सकें, सुन सके वो प्रोसीडिंग्स को। बट अगर कोर्ट चाहती है तो वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एट एनी स्टेज, किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ये कहेगी कि यहाँ पर अब पब्लिक जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती, और यहाँ पर ये जो ट्रायल है इस रूम में पब्लिक एंट्री नहीं करेगी, या इस बिल्डिंग में एंट्री नहीं करेगी, या इस प्रीमाइसेस में, मतलब कोई भी एक प्रीमाइसेस को वो ऐसा बोल देगी, कोर्ट ऐसा बोल सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि यहाँ प्रीमाइसेस में इस पर्टिकुलर केस के अंदर पब्लिक एक्सेस नहीं होगा, तो वो रोक भी सकती है ऐसा ऑर्डर करके। एंड सेकेंडली, जो भी पब्लिकेशंस होंगी वो विद परमिशन ऑफ कोर्ट होंगी, अदरवाइज आप पब्लिक के अंदर प्रिंट और पब्लिश नहीं कर सकते। जो भी मैटर कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ है, जो भी प्रोसीडिंग्स को आपने विटनेस किया है, उसको अगर आपने रिकॉर्ड किया है, तो वो आप प्रिंट और पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। आपको पहले एक परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रीवियस परमिशन है। नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड दिया गया है सेक्शन 304 के अंदर, जहाँ पर कोई भी कोर्ट के अंदर अगर ट्रायल चल रहा है एंड स्पेसिफिकली कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अगर ट्रायल चल रहा है और अक्यूज पर्सन के पास कोई प्लीडर नहीं है जो उसका केस रिप्रेजेंट कर सके कोर्ट को, एंड अक्यूज पर्सन के पास कोई सफिशिएंट मींस भी नहीं है जिससे वो प्लीडर को एंगेज कर सके, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक प्लीडर को असाइन कर देगी उसका डिफेंस करने के लिए, बट उसके जो एक्सपेंसेस है वो कौन देगा, वो स्टेट देगी। तो स्टेट के एक्सपेंसेस पे अगर अक्यूज पर्सन को, वो भी अक्यूज पर्सन कौन, जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, वो गरीब है, वो पुअर है, तो इस रीज़न से जो उसके एक्सपेंसेस, उसके प्लीडर के एक्सपेंसेस हैं उसका डिफेंस करने के लिए, वो कौन बियर करेगा, स्टेट बियर करेगी। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो प्रोविज़न है, ये जो सफिशिएंट मींस ना होने की वजह से जो डिफेंस प्लीडर अवेलेबल कराया जा रहा है अक्यूज पर्सन को, ये बाकी कोर्ट्स पर भी अप्लाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बाकी कोर्ट्स पर भी अप्लाई हो रहा है ये अभी प्रोविज़न, एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है जनरली उन पर्सनस को जो जिनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है एंड जो पुअर है। नेक्स्ट है राइट टू डिफेंड बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। ये है सेक्शन 303 के अंदर कि वो पर्सन जो अक्यूज पर्सन है उसको अगर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो वो अपनी चॉइस का प्लीडर जो है वो चुन सकता है, अपनी चॉइस का। तो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हुई है उसके अगेंस्ट, तो उसके पास राइट है कि उसका डिफेंस के लिए वो अपनी चॉइस का प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी पर्सन को, अक्यूज पर्सन ही क्यों ना हो वो, उसको अपने ही अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सेक्शन 161 ऑफ और क्लॉज 2, 161 का क्लॉज 2 ऑफ CRPC। इसके अंदर दिया गया है कि जो भी क्वेश्चंस पुलिस ऑफिसर पूछेंगे उससे, वो बाउंड है उनका जवाब देने के लिए, बट वैसे क्वेश्चंस जिनसे उसका गिल्ट सामने आ रहा है या साफ क्लियरली वो इंक्रिमिनेट हो रहा है उन क्वेश्चन के आंसर करने से, तो वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है। तो ये उसके पास हो गया राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। कोई भी पर्सन चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसको इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकते आप। यही प्रोविज़न दिया गया है एक तरीके से सेक्शन 57 के अंदर एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बोला है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करती है उस अक्यूज पर्सन को, तो ये क्या हो जाएगा, इल्लीगल अरेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है अक्यूज पर्सन को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और कोई ऐसा करता है तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ पूरी दे रखी हैं। हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो आप फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है राइट टू बेल। अगर किसी पर्सन को ड्यूरिंग द ट्रायल थोड़ा लंबा चल रहा है अगर, तो उसको बेल लेने का, बेल एप्लीकेशन फाइल करने का, बेल लेने का पूरा राइट बनता है, राइट टू बेल है उसके पास। इन बेलेबल ऑफेंसेस तो एज अ मैटर ऑफ राइट है, बट इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अगर अक्यूज पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोर्ट उस अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट करे या ना करे। तो कोर्ट को भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं बेल ग्रांट करने से पहले कि ये ऑफेंस किस नेचर का है, अक्यूज पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ऑफेंस कौन सा कमिट किया है, सीवियर नेचर का है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम इसको छोड़ेंगे, तो ऐसे चांसेस तो नहीं है कि ये पर्सन दोबारा से ऑफेंस कमिट करे। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसकी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस। हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसके अंदर बोला था कि जो स्पीडी ट्रायल है ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जो दे रखा है आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट है AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1992, जिसके अंदर बोला है राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो इनहेरेंट है आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला है कि एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ओपन जस्टिस इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। जनरल रूल तो ये है कि ओपन कोर्ट होनी चाहिए, बट इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अगर कोर्ट चाहे तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है, जैसे रेप केसेस के अंदर, या और अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उनके अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट है रंगामल वर्सेस कुप्पा स्वामी 2011 का केस है। इसके अंदर ये बोला है कि अगर मिसप्लेस कर देते हैं हम बर्डन डालना था हमने प्रोसिक्यूशन पर, एंड अगर हम वो डाल देते हैं अक्यूज पर्सन पर, तो उससे जो जजमेंट है वो विशिएट हो जाएगी। तो जिस पर बर्डन होना चाहिए उसी पर बर्डन रहेगा प्रूव करने का। नेक्स्ट है संजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 का केस है ये। इसमें बोला है कि जो अक्यूज है उसको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी शो करनी है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया। अगर वो कोई भी एक एसेंशियल लैक कर देता है तो उसने अपना केस प्रूव कर दिया एंड वो अक्विट हो जाएगा उसमें। बट जो प्रोसिक्यूशन है उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट उसको 100% केस प्रूव करना है कि इसी अक्यूज पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अगर 1% भी वो केस प्रूफ नहीं कर पाता है तो अक्यूज को अक्विट कर दिया जाएगा, अक्यूज का कन्विक्शन नहीं होगा। That's it for now. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe.